जनरल तोकीर के आखिरी दिनों में प्लेयर्स पावर जो थी वो बन चुकी हुई, उन्होंने इसके साथ कुछ छेड़खानी की है। इंजमाम टीम लेके वापस पेविलियन में आ गया, लेकिन इंजमाम जो था वो किसी की बात सुनने को मियां दाद का रिकॉर्ड इंटैक्ट रहा। तो उस वक्त खबरें थी कि मुबैना तौर पे अलेजिडली इसने बुकियों से पैसे पकड़े हुए। बच्चों ने कुरान पाक के हाथ पे हाथ रखा कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो सब फजूल है, ये कि हमें पता था कि ऐसा होना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा होना है। कोई डूब रहा होता है ना, ठीक है, तो फोटोग्राफर जनाब उसकी तस्वीर बना रहा होता है, आग लगी हुई होती है, अंदर से बच्चों की, औरतों की, बंदों की चीखों की आवाज़ें आ रही होती है और हम लाइव प्रोग्राम दिखा रहे होते हैं। देखिए जी लोगों की चीखें आ रही हैं, देखिए अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, देखिए अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा। एहसान मानी ने बड़ी ढिठाई के साथ उसने कहा जी ये जसर तजूब रिपोर्ट क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ सुहेल आपके सामने हाजिर है। पिछले हम प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रोल रहा है मैच फिक्सिंग को, स्पॉट फिक्सिंग को ख़त्म करने में या इसको कम करने में। तो उसमें हमने दो साबका चेयरमैन जो जनरल एक खालिद महमूद थे और जनरल तोकीर ज़िया थे, उनके दौर में क्या कुछ होता रहा उसको हमने डिस्कस किया। जनरल तोकीर के आखिरी दिनों में प्लेयर्स पावर जो थी वो बन चुकी हुई थी, यानी प्लेयर्स पावर के सामने क्रिकेट बोर्ड जो था वो सब बिट कर जाया करता था। और ये प्लेयर पावर जो है वो आपको, जो शहरयार साहब जब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने तो उनके दौर में यही प्लेयर पावर्स आपको बहुत अरूज पे नज़र आई। गालिबन ये 2006 की बात है। इंग्लैंड और पाकिस्तान ओवर में मैच खेल रहे थे, तो अंपायर्स जो थे उन्होंने महसूस किया कि शायद पाकिस्तान ये बॉल जो है ये वो अनएक्सपेक्टेडली रिवर्स स्विंग हो रही है, तो शायद पाकिस्तान के बॉलर जो हैं उन्होंने इसके साथ कुछ छेड़खानी की है। तो उन्होंने बॉल को चेक किया, दोनों अंपायर्स ने आपस में मशवरा किया, तो बॉल को उन्होंने चेंज कर दिया, जिस पर इंजमामुल हक ने बहुत सख्त किस्म का स्टैंड लिया कि जी बॉल क्यों चेंज की गई है। और अंपायर अपने जो उस वक़्त जो क्रिकेट के कानून थे, आईसीसी के रूल थे, जो एमसीसी के रूल थे, उसके मुताबिक अंपायर्स अगर फील करते हैं कि बॉल डी शेप हो चुका हुआ है या उसकी कोई कंडीशन को टेम्पर किया गया है, चेंज किया गया है अननेचुरल तरीके के साथ, तो वो बॉल को चेंज कर सकते थे। ये उनके पास इसका इस्तेहकार था। इंजमाम टीम लेके वापस पेविलियन में आ गया। मैं आपको प्लेयर्स पावर की बात कर रहा हूँ। शहरयार साहब जो चेयरमैन है वो भी उस ग्राउंड में मौजूद हैं। आपका मैनेजर ज़हीर अब्बास था गालिबन, वो भी उस ग्राउंड में मौजूद है। और बड़ा ही एक एम्बिशियस किस्म का जो एक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाद में बना, उस वक्त वो शायद गवर्निंग जो काउंसिल थी आपका उसका मेंबर था, डॉक्टर नसीम अशरफ, वो भी ओवर में मौजूद थे। ये सब मिल के इंजमाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीम को वापस फील्ड के अंदर ले जाओ, ये अच्छा नहीं है, ये क्रिकेट की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, ये गेम ऑफ जेंटलमैन है, इसको वायलेट ना करो। लेकिन इंजमाम जो था वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। नतीजा क्या हुआ है कि वो मैच जो था वो पाकिस्तान के वो फोरफीट हो गया और उसका फैसला उसका जो रिज़ल्ट था वो इंग्लैंड के हक में चला गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लेयर्स पावर जो थी, ये प्लेयर्स पावर शुरू हो चुकी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मैंने आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिया है कि प्लेयर्स पावर ने किसी की नहीं मानी। खैर अच्छा, अब उसमें बाद में क्या हुआ, डॉक्टर नसीम अशरफ आ गए। आपको याद होगा कि डॉक्टर नसीम अशरफ साहब जो थे उनके ज़माने में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के दौरे में थी, तो वर्ल्ड कप का भी फियास्को आपको पता हुआ, हम दूसरे राउंड में नहीं जा सके और इंजमामुल हक ने उसमें वो आखिरी जो वर्ल्ड कप का मैच खेला और बड़ा रोते हुए वापस आए। फिर उसमें आखिरी मैच था गालिबन लाहौर में टेस्ट मैच था जो इंजमामुल हक का आखिरी मैच था। आप यकीन करें, मैं एज ए रिपोर्टर बता रहा हूँ, उस वक़्त इंजमामुल हक को मियां दाद का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए मेरा ख्याल है को 13-14 स्कोर चाहिए थे।
2 इनिंग्स उसके पास पड़ी थी, इतना ग्रेट बैट्समैन। और उस वक्त बाहर ये शर्तें लगी हुई हैं, बाहर शर्तें लगी हुई हैं कि जी ये रिकॉर्ड ब्रेक करेगा या नहीं ब्रेक करेगा। ये मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ। और हम बिल्कुल ब्लैंक किस्म के अपना ज़हन के साथ, भाई ठीक है, इतनी बड़ी प्राइड की बात है कि ये जनाब इसका रिकॉर्ड तोड़ेगा मियां दाद का और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा टेस्ट स्कोर करने वाला प्लेयर बन जाएगा। हम तो इस तरीके से सोच रहे थे कि एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा, अपना नाम लिखवाएगा कि ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला बैट्समैन है। बट क्या हुआ, वो पहली इनिंग्स में कुछ 6-7 स्कोर बना के आउट हो गया। दूसरी इनिंग में एक ऐसी बॉल को, एक स्पिनर की बॉल को खेलने के लिए क्रीज से कोई बड़ा ख्याल है, 3 गज बाहर निकले और स्टंप आउट हो गए। तो मियां दाद का रिकॉर्ड इंटैक्ट रहा। तो उस वक्त ख़बरें थी कि मुबैना तौर पे अलेजिडली इसने बुकियों से पैसे पकड़े हुए थे। खैर गुजर गया। उसके बाद इजाज़ बट का वाक़या, इजाज़ बट का दौर आया। इजाज़ बट के दौर में आपको पता है फिर लॉर्ड्स में ये एक मैच फिक्सिंग का बहुत बड़ा इशू आया, स्पॉट फिक्सिंग। उस वक्त उसको स्पॉट फिक्सिंग कहा गया, जिसमें डिलिब्रेटली नो बॉल्स किए गए और उसको एक ब्रेक किया। एक वहाँ का एक लोकल जर्नलिस्ट था मजीद पाकिस्तानी, उसने उसको ब्रेक किया एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के ज़रिए। उसने वीडियोज़ भी बनाई, वो अखबारों में जब छपा तो उस वक्त इजाज़ बट को ये कहा गया, जो चेयरमैन थे, कि भाई इनको विड्रॉ कर लो, इनको विड्रॉ कर लो, और क्योंकि ये मामला बिगड़ गया है तो आप अपने तौर पे ना, अपने एंड पे इनको विड्रॉ करके तो इन हाउस इंक्वायरी आपकी एक कमेटी बन जाएगी, वो इसको सेटल कर लेगी। इजाज़ बट के सामने इन सब बच्चों ने, बकौल इजाज़ बट के, अल्लाह उसको सेहत दे, आजकल काफ़ी वो बीमार हैं, उनकी सेहत ख़राब है, तो इजाज़ बट के सामने इन बच्चों ने कुरान पाक के हाथ रखा कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो सब फजूल है, ये बकवास है। तो इजाज़ बट ने उनको विड्रॉ नहीं किया। तो उसका नतीजा ये निकला कि आईसीसी ने स्टेप इन किया और आईसीसी ने उसके बाद वो केस जो है वो कोर्ट में किया, ब्रिटिश क्राउन कोर्ट में। आपको पता ही है कि फिर अपना उसमें प्लेयर्स को सज़ाएं दी गई। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये उस वक्त हमारे जो चेयरमैन थे, अगर वो एक अच्छे मुस्बित तरीके से उनको विड्रॉ कर लेते, कोई ज़्यादा उस पर हंगामा नहीं होना था। इससे पहले आपको याद होगा, मैं आपको वाक़या एक बता दूँ, 94-95 की गालिबन बात है। उस वक्त ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो थे, शेन वॉन, टिम मे और मार्क वा जो थे, वो श्रीलंका में उनका कोई सीरीज़ हो रही थी, ट्राई सीरीज़, उसमें उन्होंने पिच रिपोर्ट के बारे में कुछ किसी को इंफॉर्मेशन दी थी। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उन पे बैन लगाया था। इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बना के उन पे बैन लगाया था, और वो बैन उन्होंने आईसीसी को बता दिया कि जी हमने बैन लगा दिया है। और आईसीसी से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको काइंडली पब्लिक ना कीजिएगा, ठीक है। उस वक्त तक आईसीसी का एंटी करप्शन वो जो एक यूनिट था वो नहीं बना था। तो इस तरीके से पाकिस्तान भी ये सारा कुछ कर सकता था। हमें बहुत बाद में जाके पता चला कि उनको इन्होंने 6-6 महीने की गालिबन या 9 महीने की या 1 साल की पाबंदी के ऊपर, तो ये इजाज़ बट भी कर सकते थे। इजाज़ बट साहब ने नहीं किया, वो उनके झांसे में आ गए। और प्लेयर्स में आपको बता दूँ, ये इंतहाई मासूम नहीं होते हैं, ये इंतहाई शातिर किस्म के होते हैं। ये इस किस्म की जब हरकतें करते हैं तो इतने मासूम बन जाते हैं कि जनाब हमने तो किया कुछ नहीं। आपको फिर पता है बाद में सब ने कन्फेशन किया ये वो। फिर आ जाता है जी नजम सेठी साहब का दौर। नजम सेठी साहब ने बजाय एक एडमिनिस्ट्रेटर के उसने एज ए जर्नलिस्ट, चूँकि वो एक उसकी बैकग्राउंड ही जर्नलिज्म में थी, उसने एक जर्नलिस्ट की तरह ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया। हुआ क्या, पीएसएल उसका जो एडिशन गालिबन फर्स्ट एडिशन था, जिसमें खालिद लतीफ़ और शर्जील मेमन जो थे उनको इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम में इनको सस्पेंड किया और फिर उन पे केसेस चले। लेकिन आपको याद होगा कि उससे पहले, पीएसएल से पहले
बकौर नजम सेठी के जब ये वाक़या सारा हो गया तो नजम सेठी साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि हमें पता था कि ऐसा होना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा होना है, हमने कहा कि होने दें, हम इनको रेड हैंडेड पकड़ेंगे। वो खुदा के बंदे, मैं जो आपको कह रहा हूँ ना कि एज ए जर्नलिस्ट उन्होंने जनाब इसको अप्रोच किया। जर्नलिस्ट की पता क्या अप्रोच होती है कि कोई डूब रहा होता है ना, ठीक है, तो फोटोग्राफर जनाब उसकी तस्वीर बना रहा होता है, आग लगी हुई होती है, अंदर से बच्चों की, औरतों की, बंदों की चीखों की आवाज़ें आ रही होती है और हम लाइव प्रोग्राम दिखा रहे होते हैं, देखिए जी लोगों की चीखें आ रही हैं, देखिए अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, देखिए अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा। हम इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और यही एटीट्यूड जो था वो नजम सेठी साहब ने इख्तियार किया। और जब तुम्हें पता था नजम सेठी कि ये बच्चे जो हैं ये दो, इन्होंने कोई गलत काम करना है पीएसएल में, तो आप उनको पहले से ही रोक देते, लेकिन आपने वो काम होने दिया और आपने अपना पहला एडिशन जो था उसको दागदार किया। तो इस तरह की जो अप्रोच है, इस तरह की जो अप्रोच है, उससे तो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हुई है ना, आपने तो स्लब नहीं किया। अब आ जाए, अभी एहसान मानी साहब आ गए हैं हमारे। एहसान मानी ने बड़ी ढिठाई के साथ उसने कहा जी ये जसर तजूब रिपोर्ट क्या चीज़ है, मैंने तो वसीम अकरम वगैरह को रखा। शुरू में मोहसिन खान साहब जो थे उन्होंने इतराज़ किया कि भाई ये क्या है, ये मैं तो इस कमेटी में नहीं रहूँगा, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने, एहसान मानी साहब ने वसीम अकरम को नहीं छोड़ा, इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे और बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ भी है। वसीम अकरम उनका बहुत चहेता है इस वजह से कि उसको अपनी तमाम तर वो जो उसने कारनामे क्रिकेट से बाहर अंजाम दिए हैं, जो मैच फिक्सिंग के हवाले से, और उनके वालिद को भी आपको पता है अगवा कर लिया गया था, और जिस तरह की वो उन्होंने हरकतें की कि शाम को फिट है, सुबह बंगलोर में कह रहे हैं क्वार्टर फाइनल जो इंडिया के ख़िलाफ़ था कि मैं मिसफिट हूँ, मैं नहीं खेल सकता। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। तो ऐसे बंदे के आपने अकोमोडेट करने के लिए आपने उस रिपोर्ट को कह दिया कि जी वो रिपोर्ट जो है उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि क्रिकेट बोर्ड का कोई मुस्बत रोल नहीं रहा है, बल्कि क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही नेगेटिव और बड़ी हद तक मैं कहूँगा कि शर्मनाक रोल प्ले किया है मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए, बल्कि मैं कहूँगा इसको बढ़ावा दिया है। और आज भी मैं आपको बता दूं, मैंने सुना है, अखबारों में पढ़ा है कि जी कोई एक इस तरह का ड्राफ्ट एक बनाया गया है, उसको नेशनल असम्बली के रिकॉर्ड में उसमें रख दिया गया है। तो नेशनल असम्बली किसी वक्त उस पर डिबेट करके तो उसको एक कानून बना देगी कि जो मैच फिक्सिंग करेगा उसको फ़ाइन या उसको जो भी सज़ा जो है कैद की, उसको वो उसमें एक फ़िक्स कर दिया जाएगा। तो मैं आपको आज अभी से बता रहा हूँ कि इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो कानून है इस वक्त, जो भी आपका कानून है, ओवरऑल मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्या वो कानून जो है वो मेरे लिए और जो मुझसे ज़्यादा बाअसर है उसके लिए यकसा है? बिल्कुल यकसा नहीं है। कानून जो अंधा, जिसमें कहा जाता है ना कानून जो अंधा है, वहाँ पर नवाज शरीफ साहब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, इलाज करवाने के लिए, अपनी मर्ज़ी का इलाज करवाने के लिए, और जो बेचारे और कैदी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं हैं, वो अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कोई इलाज नहीं होता है। तो कानून सब के लिए बराबर नहीं है। कानून बनाने से मैच फिक्सिंग नहीं रुकेगी। मैं आपको बता दूँ, मैच फिक्सिंग रुकेगी जब क्रिकेट बोर्ड तगड़ा होगा, और क्रिकेट बोर्ड को तगड़ा होना पड़ेगा। और मैं अभी से आपको बता रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड उस वक्त तगड़ा होगा जब वो मैच फिक्सर को हटा देगा। जो भी टेंटेड क्रिकेटर जिनके किरदार पर सवालिया निशान रहे हैं, मुख्तलिफ जजेस की रिपोर्ट्स में सवालिया निशान उन पर रहे हैं, उनको क्रिकेटर्स को क्रिकेट से दूर करना पड़ेगा। लेकिन आपने तो उनको अपने सीने से लगाया हुआ है। तो इस वजह से मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट में, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट में मैच फिक्सिंग या वो
जो अपना स्पॉट फिक्सिंग है वो उस वक़्त ख़त्म तो मैं नहीं कहूँगा कि शायद हो जाएगी, लेकिन आप उसको रोक लेंगे अगर आप टेंटेड क्रिकेटर को एक तरफ कर दें और अच्छे सुलझे हुए और जिनका किरदार बिल्कुल पाक साफ़ है, जिन पे कोई किसी ने उंगली नहीं उठाई, जिनके दामन पर कोई धब्बा नहीं है, जब तक आप उनको क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये आपकी क्रिकेट ठीक नहीं होगी। आज सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट हो चुका हुआ है कि हर आने वाला जो क्रिकेटर है, जो अपकमिंग क्रिकेटर है, जो आपके पूल में कहीं ना कहीं पर बैठा हुआ है, उसको पता है कि वसीम अकरम ने क्या हरकतें की हुई हैं, उसको इंतज़ाम का भी पता है, उसको इजाज़ का भी पता है, उसको सब का पता है। तो आप कैसे इनको कह सकते हैं कि ये जी हमारे आने वाले जो अपकमिंग जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्रॉमिस्ड हमारे अपकमिंग प्लेयर्स हैं, उनके लिए ये रोल मॉडल होंगे? नहीं, कोई रोल मॉडल नहीं है। आप उनको एक बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं, बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं आप अपकमिंग क्रिकेटर्स को कि भाई जो मर्ज़ी करो, माफ़ी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। माफ़ी किसको होगी? जिनको आप पसंद करते हैं, और जिनको आप पसंद नहीं करते हैं उनको आप माफ़ नहीं करते हैं। तो नाज़रीन, मैंने यहीं पे अपना इस प्रोग्राम जो है इसको ख़त्म करता हूँ, और अगला जो मेरा प्रोग्राम होगा उसमें मैं आपको अपने व्यूज़ बताऊंगा आईसीसी के हवाले से आईसीसी ने मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए, स्पॉट फिक्सिंग को रोकने के लिए आईसीसी किस हद तक कामयाब रही है। तो मैं आपसे आखिर में फिर ये गुजारिश करूंगा कि अपनी सजेशंस ज़रूर मुझे दीजिए। मुझे पता है कि मेरा प्रोग्राम जो है इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और मैं कोई बहुत टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। इस तरह का काम हमने अपने पूरी जर्नलिज़म में नहीं किया। ये एक नया किस्म का जर्नलिज़म है जिससे हमारा वास्ता पड़ा है। तो इसमें आपकी सजेशन जो हैं वो मैं उनको बहुत वैल्यू दूंगा। मेरे दोस्त हैं असद राजा साहब, उन्होंने मुझे कहा है कि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक में जा रहा है उसको थोड़ा सा कम कर दे। मैं उसको इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में आप देखेंगे कि वो वॉल्यूम कम हो गया हुआ है। इसी तरह की आपके जो भी व्यूज़ होंगे, जो भी कमेंट्स होंगे, वो मेरी बड़ी रहनुमाई करेंगे। और मैं इंशाल्लाह ताला, मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने भी कमेंट किया है कि आप इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ पे भी कुछ करें, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। मैं करूँगा इंशाल्लाह अगले महीने फर्स्ट वीक में, जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की मेरा ख्याल है 5 अगस्त से मैच शुरू होने वाला है, उससे पहले मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। और मेरी आखिर में फिर आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिए, मेरी रहनुमाई कीजिए, मेरी इनकरेजमेंट कीजिए, और मैं इसको प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी राय का, आपकी सजेशन का बड़ी शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।